यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, मैं एडवोकेट मोहित शिवरे, अधिवक्ता परिषद मध्य भारत प्रांत इकाई ग्वालियर का महामंत्री आप सबका स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र इसरानी एडवोकेट जी की ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय जो रखेंगे उनका परिचय कराने के लिए हमारे बीच हमारे जो विवेक जैन साहब उपस्थित हैं, जो कि हमारे उच्च न्यायालय इकाई के अध्यक्ष हैं। विवेक जैन साहब जी से निवेदन करूंगा तो परिचय कराएं। नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लॉकडाउन के चलते हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मध्य प्रांत की इकाई तथा मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ द्वारा स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र इसरानी एडवोकेट की स्मृति में विधि व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है, जो कि अधिवक्ताओं, विधि छात्रों तथा अन्य विधि के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के ज्ञान संवर्धन हेतु यह ऑनलाइन प्रोग्राम रखा गया है और आशा की जाती है कि यह उन सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा और ज्ञान संवर्धनीय होगा। आज श्री डी.के. दुबे जी के व्याख्यान का द्वितीय एवं अंतिम भाग है। श्री डी.के. दुबे जी ने कल जो टॉपिक पे बोला था वो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भारत का एकीकरण, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल इंटीग्रेशन इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। श्री दुबे जी ने कल हमें बताया कि किस तरह से भारत की आज़ादी से पहले भारत 564 रियासतों में बटा हुआ था, जो एक पार्ट था, ब्रिटिश इंडिया एक अलग पार्ट था। इस तरह से पॉलिटिकली भारत एक बटी हुई यूनिट था, इंटीग्रेटेड या एकीकृत यूनिट नहीं था। संविधान सभा के गठन के पश्चात, संविधान के गठन के पश्चात किस तरह से इस यूनिट को एकीकृत किया गया है और भारत का शेप दिया गया है। श्री दुबे जी ने कल यह भी बताया कि किस तरह से जो हमारे समाज में एक डिस्कोर्स या नैरेटिव फैलाया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, उधार लिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन है। ये नैरेटिव या डिस्कोर्स किस तरह से गलत है और उसके लिए उन्होंने बड़े ज्वलंत और जीवंत उदाहरण दिए। तो दोस्तों, उसी की श्रृंखला में श्री डी.के. दुबे जी अपने उद्बोधन के द्वितीय एवं अंतिम श्रृंखला में उपस्थित हैं। साथ में एक निवेदन और करना चाहूँगा कि बाद में श्री डी.के. दुबे जी के उद्बोधन के पश्चात एक ऑनलाइन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। तो आप में से जिसमें से किसी का भी कोई प्रश्न हो तो वे महानुभाव प्रश्न को कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा होगा यूट्यूब लाइव में, लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अभी से लेकर उद्बोधन समाप्त होने तक अभी भी लिख सकते हैं। और एक और निवेदन है कि वो अपना क्वेश्चन इंग्लिश फॉन्ट में ही लिखें, क्योंकि कई सारे मोबाइल हिंदी फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हम स्क्रीन पे क्वेश्चन ना पढ़ पाएँ। तो अब इसी के साथ में श्री डी.के. दुबे जी से निवेदन करूंगा कि आज का उद्बोधन प्रारंभ करें और हमारा ज्ञान संवर्धन करें। नमस्कार, धन्यवाद जैन साहब। कल हम लोगों ने एक मोटा व्यू रख लिया था कि देश में संवैधानिक प्रक्रिया कैसे चली, इंटीग्रेशन कैसे हुआ और संविधान में कैसे रखा। आज हम संविधान में जो लिखा हुआ है और उसको लेकर जो नैरेटिव हमारे देश में पिछले 70-75 साल में फैलाया गया, उस नैरेटिव को करेक्ट करने का कोशिश करेंगे कि वो एक्चुअली इंटरप्रिटेशन क्या है। उसका मुख्य ज्वलंत एग्जाम्पल ये भी है कि आज से 6 महीने पहले तक या 7 महीने 8 महीने पहले तक आर्टिकल 370 का इंटरप्रिटेशन हमारे देश में कैसा चल रहा था, और जब सरकार ने उसको एब्रोगेट किया, उसको इनफेक्टिव किया, तो इंटरप्रिटेशन कैसे हो गए। और ये सारा का सारा जो संवैधानिक मामला है, दिस ऑल मैटर आर रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विथ व्हाट माइंड सेटअप वी वांट टू डू एन इंटरप्रिटेशन और वी आर डूइंग द इंटरप्रिटेशन। अब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, कमेटियां बन गई, तो अब अपने को कोई भी संविधान, हम कहते हैं कि हमारे गांव का एक संविधान बनाना है और गांव हमारा एक इंडिपेंडेंट विलेज है, तो हमें क्या क्या चाहिए। पहली चीज़ तो ये हमें चाहिए कि गांव की बाउंड्रीज क्या हो, गांव कैसा हो, और उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से बनाना चाहते हैं। उस उद्देश्य में हमको बताना पड़ेगा हमें गांव कैसा चाहिए, और हमको ये बताना पड़ेगा कि उस गांव में लोगों को क्या चाहिए। क्योंकि दो ही पार्ट हैं, एक पार्ट है कि एक यूनिट बने और दूसरा पार्ट है कि उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको कैसे डील किया जाएगा। अब इस डील करने की प्रक्रिया में हमने बहुत सारे चैप्टर्स बनाए, बहुत सारे भाग और भागों के अंदर चैप्टर हमने बनाए। जैसे
सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि भारत क्या है, यानी कि इंडिया क्या है। पहले प्रीएम्बल, जैसे मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल में रखेंगे, फिर उसके बाद हमको बताना पड़ेगा भारत क्या है। तो भारत की बाउंड्रीज, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ये सब कुछ तय करना पड़ेगा। उसके बाद भारत में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको सिटीजनशिप हम देने वाले हैं, तो सिटीजनशिप का एक चैप्टर बनाएंगे। सिटीजनशिप के चैप्टर के बाद उस सिटीजन को राइट क्या क्या देने हैं, या उस सिटीजन के साथ हम कैसे डील करेंगे, और उस सिटीजन के राइट एंड लायबिलिटीज कुछ बनते हैं क्या, वो सारी चीजें लिखकर रखेंगे कि भाई सिटीजन्स को कैसे डील करेंगे। जब अपने को सिटीजन्स की डीलिंग मिल गई, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड इन द डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज नेसेसरी दैट द पीपल ऑफ दैट कंट्री हाउ वी विल डील देम। तो जब हमने उनके बारे में सब लिख कर रख लिया, भारत बता लिया, हमने सिटीजन बता लिया कौन है, फिर हमने उसकी राइट लायबिलिटीज बता लिए कौन है, अब इसके बाद गवर्नमेंट का नंबर आ जाएगा कि भाई इस व्यवस्था को कौन व्यवस्थित करेगा, उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए इस पर कानून कौन बनाएगा, इस पर संरक्षण कौन करेगा, इस पर कोई विधि का वायलेशन होगा तो कौन देखेगा। तो हमने गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स बनाकर रखी। 3 ऑर्गन इन द सेंस कि हमने उसमें कहा कि लेजिस्लेशन होगा जो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव होगा जिसके ऊपर भार जिम्मेवारी होगी, और अगर इनमें कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो फिर जुडिशरी होगी जो उसको क्लेरिफाई करेगी, सही करेगी कि भाई क्या सही था और क्या गलत था। अब हमने जो भारत बनाया उसको हमने यूनियन ऑफ इंडिया कहा था, तो फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा था, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब हो गया स्टेट में भी हम डायरेक्ट की डबल गवर्नमेंट बैठाएंगे वहां जाकर, तो स्टेट में भी ये तीनों ऑर्गन्स हमको बनानी पड़ेंगी। जब हमने स्टेट की भी ये तीनों ऑर्गन्स बना ली और केंद्र की भी तीनों ऑर्गन्स बना ली, अब अपने को डील करना है कि व्हाट शुड बी द यूनियन स्टेट रिलेशन, हाउ द यूनियन एंड स्टेट विल इंटरेक्ट विद वन अनदर, बिकॉज वी हैव टू बाइफरगेट, वी हैव टू डिवाइड द पावर्स in states as well as in the union. So what should be the states power and what should be the union power, and amongst these union and states power how they will relate with one another, तो उनका relation कैसा होगा। उस relation के बाद if we are giving some concessions to any state, then what should be the that type of concessions। उनके लिए हमने कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाकर रखे थे, कुछ स्पेशल प्रोविज़न, कुछ टेम्परेरी प्रोविज़न, या कुछ और प्रावधान बनाकर रखे, तो वैसे हमने कर लिया। इन सब के बाद अब मशीनरी कैसे वर्क करेगी, यानी कि इमरजेंसी की सेवाएं कैसे होंगी, इमरजेंसी में पावर कैसे ट्रांसफ़र होगी, और फिर अमेंडमेंट का प्रोसीजर कैसे चलेगा। अब इनके बीच में हमारी लैंग्वेज क्या होगी, हमारे यहाँ के कमीशंस कैसे बनेंगे, ट्रिब्यूनल्स कैसे बनेंगे, इन ट्रिब्यूनल की फंक्शनैलिटी कैसे होगी, हम गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे, क्या हम उसमें पंचायती राज चलाना चाहते हैं या और उसको बाइफर्केशन करना चाहते हैं, ये सब हम लिखते रहे। लेकिन ये बहुत आवश्यक तत्व तो नहीं है, कानून बनाकर भी किया जा सकता है। जैसे 73 एंड 74th अमेंडमेंट से पहले सब जगह पंचायती राज एवोल्यूशन एक्ट पास था हर स्टेट में अप्रॉक्स, और पंचायती राज एवोल्यूशन से हम कर रहे थे, क्योंकि 5-7 ऑर्गन्स, 5-7 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर उस वहाँ के व्यवस्था को हम नहीं बना सकते। तो हमने इस प्रकार से उनको भागों में बांटा। क्या भागों में बांटा? पहले प्रीएम्बल बताई कि ये उसका ऑब्जेक्ट है, और प्रीएम्बल के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने, यानी कि केशवानंद भारती की बेंच ने यह कहा कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंटरप्रिटेशन मस्ट बी डू इन द एम्ब्रेला ऑफ द प्रीएम्बल। कोई भी इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का करना है तो प्रीएम्बल के मातहत ही करना है, और प्रीएम्बल जो कह रही हो उसके अनुसार ही इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। अगर प्रीएम्बल सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो इंटरप्रिटेशन सही इंटरप्रिटेशन कानून का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। अब हमने प्रीएम्बल जब बनाई और संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की, तो वो जो हम लोगों ने पीछे कल चर्चा की थी कि 13 दिसंबर सन 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्ट प्रस्ताव रखा था। वो ऑब्जेक्ट प्रस्ताव दिसंबर में रखा गया, फरवरी में फाइनलाइज हुआ, और उस पर दिसंबर से लेकर फरवरी तक लगातार चर्चा हुई। उसके बाद फरवरी में हमने वो प्रस्ताव पास किया कि हमें कैसा संविधान चाहिए, हमें कैसा देश चाहिए। तो हमने एक देश की अवधारणा और लोगों की अवधारणा कैसी हो, तो देश की अवधारणा में उस समय केवल 3 शब्द इस्तेमाल किए गए। उसमें हमने कहा डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, रिपब्लिक कंट्री चाहिए,
और सॉवरेन चाहिए। तो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 3 विषय रखे गए। हालांकि उस प्रीएम्बल के डिस्कशन के समय पर एक चौथा विषय आ रहा था कि इंडिपेंडेंट और लिखा जाए। तो चर्चा ये हुई कि इंडिपेंडेंट क्यों लिखा जाए भाई? इंडिपेंडेंट लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि हम सॉवरेन लिख रहे हैं ना। जब हम सॉवरेन होंगे, संप्रभु होंगे, तो हमें इंडिपेंडेंसी किससे चाहिए? इंडिपेंडेंट तब हमें लिखना चाहिए जब हम ये कहें कि हम ऑटोनॉमस टाइप बॉडी हैं, हम इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को ऊपर के लोगों से कोई मतलब नहीं होगा, हम सेल्फ गवर्नमेंट बना रहे हैं। ये सब बातें तब आएंगी जब हम सॉवरेन ना हो। लेकिन जब हम सॉवरेन हैं, संप्रभु हैं, संप्रभु का मतलब होता है हमारे जो प्रेसिडेंट बैठेगा या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो जब हमने सॉवरेन की बात कर ली, डेमोक्रेसी की बात कर ली कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोग सरकार चलाएंगे, ऐसी डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का मतलब हो गया कि हमारे जो प्रेसिडेंट है या जो हमारा गणतंत्र है, ये गणतंत्र के ऊपर कोई और नहीं है, गणतंत्रात्मक रूप से हम चलाएंगे और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई नहीं बैठेगा। ऐसा देश हमको बनाना है। ये पहला पार्ट प्रीएम्बल का हो गया। अब दूसरा पार्ट प्रीएम्बल का हो गया कि सिटीजन, क्योंकि 2 ही हिस्से हैं, देश कैसा हो और सिटीजन्स कैसे हो। तो हमने कहा कि इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, और ये बातें हमने सेकंड पार्ट में रखी। ऐसे करके हमने कहा कि ये चीजें हम भारत के लोगों को देना चाहते हैं और ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। इसके अनुसार हमने काम करना शुरू कर दिया। तो हमने जो हमारे देश में एक बड़ा भारी झूठ और बड़ा बरगलाया गया, हालांकि उसमें मैं टिप्पणी करना मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी जुडिशरी भी कभी कभी कंफ्यूज होती दिखाई दी। जैसे कुछ राइटर्स ने लिख दिया कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। अब इंडिया अगर फेडरल कंट्री है तो फेडरेशन का मतलब समझना चाहिए, ये परिसंघ है। परिसंघ का मतलब होता है कुछ राज्यों ने मिलकर देश बनाया। फिर से मैं कहता हूं, कुछ राज्यों ने, कुछ देशों ने मिलकर एक फेडरेशन बनाई। वो फेडरेशन में एक चुनाव करके, उन देशों ने चुनाव करके अपना एक ऊपर कंट्रोलिंग बॉडी बैठा दी, और जब ये कंट्री चाहें तब ये बाहर जा सकते हैं। उसको फेडरेशन कहते हैं। जैसे यूएसए में जिस समय यूएस आज़ाद हुआ उस समय 13 स्टेट थे। आज की तारीख में उसमें 50 स्टेट हैं। 13 स्टेट की बाउंड्री अल्टर नहीं की, 13 वैसे के वैसे ही हैं। उसके बाद 37 कंट्रीज उनके साथ आए। अब 37 कंट्रीज कैसे है? ट्रीटियों के द्वारा आए, यानी कि यूएस की सरकार ने उनके साथ, वाशिंगटन ने उनके साथ ट्रीटियां की और उनको अपने साथ मिलाते चले गए। इस तरह यूएसए बड़ा बन गया। तो उसको इसलिए उन्होंने नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर कुछ कंट्रियों को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट बनाया गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसलिए उसको कहते हैं। अब भारत में ये जोर जोर करके छोटे क्लास के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, जबकि जिस समय आर्टिकल 1 की बहस हो रही है और लोगों ने उस बहस में कहा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर उस पर अड़े रहे अपनी बात पर, और डॉक्टर अंबेडकर फाइनली सफल हो गए। क्या अड़े रहे? लोगों ने कहा कि क्यों नहीं आप यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम ऐसा कोई बात इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम यूनियन वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये शब्द जो है नॉर्थ अमेरिकन यूनियन एक्ट से हमने लिया। नॉर्थ अमेरिकन यूनियन एक्ट से कनाडा बना हुआ है। तो उन्होंने उस समय बड़ा क्लैरिफाई किया कि वाई वी नॉट यूजिंग द वर्ड फेडरेशन। तो जो फेडरेशन हमारे यहाँ लोग चिल्लाते रहते हैं, कम्युनिस्ट और जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरेशन चिल्लाते रहते हैं, उस पर डॉक्टर अंबेडकर ने डिटेल में बात की। उन्होंने कहा कि इन आवर कंट्री वी आर नॉट मेड बाय द स्टेट्स, बट स्टेट्स आर द यूनिट ऑफ दिस कंट्री। जो राज्य हैं वो इस देश के यूनिट हैं, ना कि राज्यों के द्वारा देश बन रहा है। And whatever the princely states came with the Union of India या Dominion of India at that time, जो भी स्टेट उनके साथ आए, these all states surrendered their rights unconditionally। इन सभी राज्यों ने, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन प्रिंसली स्टेट्स ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो हमारे साथ ट्रीटी हुई हो। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ कोई ट्रीटी नहीं हुई। इन सभी राज्यों ने अपने राइट हमको सरेंडर किए हैं।
और राइट सरेंडर करने का जो बड़ा इलस्ट्रेशन है वो ये है कि 17 अक्टूबर सन 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन का काम पूरा हो गया था। तो फिर 17 अक्टूबर से लेकर और 26 जनवरी तक हम क्या करते रहे? इन 1.5 महीने में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का किया क्या? आखिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था 17 अक्टूबर को, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों को भेजा था। राज्यों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पहले अडॉप्ट किया और अपने यहां लागू करने के लिए सहमति दी। जब ये वापस आया 25 नवंबर सन 1949 को, आखिरी स्टेट यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ने उस पर असेंट दी और 26 तारीख को इसको फिर से, 26 नवंबर को हम इसको फिर से पार्लियामेंट में ले गए और 26 नवंबर को हमने यूनियन मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया, जबकि उससे पहले सभी राज्य उसको अडॉप्ट कर चुके थे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो राज्यों ने अनकंडीशनली अपने यहां कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में लाए और केंद्र ने उसको इन्फोर्समेंट में केंद्र जो है उसको बाद में अडॉप्ट करता है। तो डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि इन राज्यों ने अनकंडीशनली इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है और अपने यहां लागू करवाया है, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में हमने ये नहीं कहना चाहिए कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखिए, ना तो भारत फेडरल स्टेट है, फेडरल कंट्री भारत नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया गया। फेडरेशन शब्द सिर्फ एक जगह इस्तेमाल किया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था फेडरल कोर्ट। और फेडरल कोर्ट जो उस समय बनी थी, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक फेडरल कोर्ट जिंदा रही, और जिस दिन संविधान लागू हो गया उस दिन फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सक्सीड कर लिया। यानी कि अब कोर्ट भी फेडरल नहीं रही, अब सुप्रीम कोर्ट बन गई। तो फेडरेशन शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड इस्तेमाल किया है और उसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी राजनीति बताई और उन्होंने कहा कि भारत में आने का रास्ता तो सबके लिए खुला है, लेकिन भारत से किसी भी स्टेट को दोबारा वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम इसको फेडरेशन, यहां पर फेडरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर यूनियन ऑफ इंडिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वन वे ट्रैफिक है, इससे बाहर नहीं जाया जा सकता। और हम पिछले 70 वर्ष में तमाम तरह की बुक्स में किसी ने कहा क्वासी फेडरल है, तो किसी ने कहा फेडरल है, किसी ने कहा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग यूनियन है। ये कोई फेडरेशन नहीं। अब फेडरेशन ने कंफ्यूज कहां कर दिया हमको? फेडरेशन ने कंफ्यूज कर दिया, हमने फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है। तो देखिए, स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना और फेडरेशन होना, इन दोनों में फर्क है। फेडरल स्ट्रक्चर हमने इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि हम स्टेट्स में सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, और सेल्फ गवर्नमेंट टू द विलेज। गांधी जी का सपना था कि गांव में सरकार हो, सरकार आपके द्वार हो। तो गांव में सरकार हो तो इसलिए उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उस स्ट्रक्चर को हमने फेडरल स्ट्रक्चर कहा, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये फेडरेशन है। ठीक है ना? इसलिए भारत फेडरेशन नहीं है, ये एक झूठ था। दूसरी बात पर हम आते हैं कि दूसरा जो पार्ट है उसमें सिटीजन डील किया हमने। तो सिटीजन में हमने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत यहां सिटीजन था और जुलाई 1948 तक जो भारत में रहा वो सिटीजन भारत का रहेगा, और जो पाकिस्तान चला गया वो पाकिस्तान चला जाएगा। अब मैं आपको उस समय की एक डिबेट की चर्चा करता हूं कि जो पाकिस्तान चला गया वो माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान कहलाया। तो हमने वहां 2 आर्टिकल बनाए। शुरुआत में हम 3 आर्टिकलों से डील करने वाले, 2 आर्टिकल से डील करने वाले थे, और बाद में हमने उसके 5 आर्टिकल बना दिए। तो डिस्कशन कहां हुआ? डिस्कशन जिस समय हुआ उस समय जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था मौलाना आजाद और उनके नेतृत्व में, वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ये कह रहा था कि जो लोग पाकिस्तान से वापस आएंगे उनके लिए भी सिटीजनशिप का प्रावधान यहां रखना चाहिए। बड़ी भयंकर बहस हुई 2 दिन, और कोई तैयार नहीं था कि जो लोग पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं उनको भारत में सिटीजनशिप दी जाए। लेकिन हमारे देश की राजनीति उस समय भी बड़ी खतरनाक थी, और उस समय पंडित नेहरू और उनके जो साथी सुंदर थे उन्होंने इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान भी शब्द इस्तेमाल करवा दिया। तो एक और आर्टिकल बन गया जिसको कहा गया इमिग्रेंट्स फ्रॉम द पाकिस्तान इन इंडिया। अब पाकिस्तान से इमिग्रेंट जो भारत में आएंगे उनको भी नागरिकता देने की व्यवस्था है। इमिग्रेंट कौन होंगे? जो पाकिस्तान के नागरिक हो चुके हैं और दोबारा भारत में लौट कर आते हैं, उनको भी नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने की।
वो व्यवस्था में यह कहा गया कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा उसको, या उससे पहले भी आएगा, उसको एक कमीशन के सामने प्रेजेंट होना होगा और उस कमीशन के सामने प्रेजेंट होकर उसको सिटीजनशिप लेनी होगी। ऐसे हमने सिटीजनशिप का प्रावधान बनाकर रखा कि भारत का सिटीजन कौन होगा। बड़ी अच्छी बात उस समय की यह है कि उस समय हमने पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 में एग्जेम्पशन रखा। क्यों एग्जेम्पशन रखा? क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल जो दलित नेता उस समय के थे और डॉक्टर अंबेडकर से बहुत बड़े नेता कहे जाते थे, वो पाकिस्तान के साथ चले गए और एक बड़ा वर्ग दलितों का वहां 27% के लगभग रुक गया और बड़ी टेरिटरी भी चली गई पाकिस्तान के साथ, जिसको आपने ईस्ट पाकिस्तान उस समय कहा था, आज हम उसको बांग्लादेश कहते हैं। उस मामले में जब हम आगे बढ़े तो फिर वहां पर जो लोग वहां से वापस आएंगे या ये चलेगा और हिंदू वापस आएगा, ऐसा उस समय के पूरे सिस्टम को आभास था कि हिंदू वहां से वापस आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण इस्लामिक बेस पर हुआ है, इसलिए हिंदू को वो टिकने नहीं देंगे। अगर उनको हिंदू के साथ रहना ही होता तो वो हिंदुस्तान में ही रह सकते, तो उनको पाकिस्तान क्यों चाहिए था? लेकिन ये इस्लामिक बेस पर पाकिस्तान बना, इसलिए वहां हिंदू रुक नहीं पाएगा। इसलिए उस समय भी ये कहा गया कि सिटीजनशिप एक्ट बनाया जाएगा। सिटीजनशिप में हम ये एग्जेम्पशन रखते हैं कि जो लोग वहां से आएंगे वो पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और ना ही फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, लेकिन भारत में आने के बाद उनको सिटीजनशिप अप्लाई करनी पड़ेगी और कमीशन के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब हम उनको सिटीजनशिप देंगे। ऐसे करके हमने उनको सिटीजनशिप की व्यवस्था की। जो अभी वो चैप्टर तब ओपन हुआ था जो अभी नवंबर दिसंबर सन 2019 को समाप्त हुआ, भारत सरकार ने उन सभी को सिटीजनशिप ग्रांट कर दी, जिसको आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा। उस एक्ट के तहत हमने सबको सिटीजनशिप दे दी। जो हमको 1948 में ही देनी थी वो हम नहीं दे पाए। हिंदुओं के साथ भारत में दोहरा व्यवहार होता रहा, लेकिन बाद फाइनली वो सेटल कर दिया गया। सिटीजनशिप के बाद यानी कि वो झूठ फैलाए गए बहुत सारे हमारे देश में सिटीजनशिप पर कि भाई वो पाकिस्तान से जो हिंदू आ जाएंगे, भारत में 130 करोड़ लोग हैं, इनका क्या होगा, और आप और वहां से 5 करोड़ लोग ले लेंगे, उनको कहां सर पर बिठाएंगे, क्या उनका सेटलमेंट करेंगे। ये सब झूठ बातें हैं, ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सन 1947 में ही भारत आ जाना चाहिए था और भारत में वो इसलिए नहीं आए क्योंकि नेहरू लियाकत समझौता हो गया था उस समय। और नेहरू लियाकत समझौते के तहत ये लियाकत अली ने कहा कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान है वो उसको यहीं रोक लीजिए, जो पाकिस्तान में हिंदू है उसको हम संरक्षित करेंगे, मुसलमान को आप संरक्षित करिए। जबकि मुसलमान को वहां जाना था और हिंदुओं को वहां से यहां आना था। ये सिटीजनशिप की कैओटिक सिचुएशन नेहरू लियाकत समझौते की वजह से हो गई और नेहरू लियाकत समझौते की वजह से हो गई, लेकिन तब भी सबको मालूम था कि ये वापस जरूर आएंगे और वो वापस आते रहे। हमको लगातार वो प्रकरण दिखाई देता है कि वो वापस आते रहे और फाइनली 2019 के एंड तक सरकार ने उसको सेटल कर दिया। अब आगे का जो पोर्शन है कि जनता कैसे गवर्न होगी, जनता को डील कैसे करेंगे, यानी कि भारत का सिटीजन आपने बना लिया, इस सिटीजन को कैसे डील करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो आज आप चैप्टर पढ़ते, जो पार्ट पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व बाद में ये पार्ट बनाया गया। उस समय ये प्रावधान भी मेन प्रावधान में रखे गए थे। मेन प्रावधान में इसलिए रखे गए थे क्योंकि जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको कैसे डील किया जाए। तो एक पोर्शन तो फंडामेंटल राइट्स का है, दूसरा पोर्शन है कि राज्य कैसे इन लोगों के साथ बिहेव करेगा, राज्य कैसे इनके साथ डील करेगा। तो राज्य को डील करने के लिए भी कानून उसी समय उसी चैप्टर में उसी पार्ट में बना दिए गए। लेकिन उस समय ये चर्चा हुई कि भाई देखिए, हम सब कुछ अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, 1000 वर्ष की हमारे ऊपर गुलामी थी, इसलिए हम सब कुछ एक साथ लागू नहीं कर सकते। अगर सिटीजन्स को सारे अधिकार एक साथ दे दिए जाएंगे तो ये संभव है कि भारत सरकार उनको पूरा ना कर पाए। तो क्या है, जो एसेंशियल्स हैं वो राइट पहले दे दिए जाएं विद इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट, और बाकी राज्य के नीति निर्देशक में डाल दिए जाए, ताकि राज्य जो कानून बनाएगा वो कानून ऐसा बनाएगा कि वो राज्य के लोगों के भलाई के लिए ये होना चाहिए, जो कि पहले ही हो जाना था।
इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के पोर्शन को डील करते समय जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वहां से सब्जेक्ट उठाकर यहां आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट के रूप में बना देते हैं और वो लगातार कहते रहते हैं नाउ दिस इज द टाइम कि अब हम ये कर सकते हैं, अब हम ऐसा राइट दे सकते हैं, राइट टू शेल्टर दे सकते हैं, राइट टू मैनेजमेंट दे सकते हैं, राइट टू फूड दे सकते हैं, राइट टू क्लीन वाटर दे सकते हैं, जो सब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में राज्य को कहा गया था कि आपको करना है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो हमारे देश को बड़े झूठे तरीके से इंटरप्रेट करके बताई गई, उस पर हम जरूर नजर डालेंगे। जैसे आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 और आर्टिकल 44 आज का, इन सबको एक साथ बनाया गया था। तो आर्टिकल 25 जब बनाया गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा आर्टिकल 25 से 28 में कि देखिए ईच एंड एवरी पर्सन विल हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट राइट टू वर्शिप। हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने किस की आराधना करता है ऐसा उसको राइट दिया जाएगा और देश में सरकार का इंटरवेंशन नहीं होगा। सरकार किसी को यह नहीं बता सकती कि वो कौन से संप्रदाय को माने और कौन से पंथ को माने। वो अपनी पूजा पाठ की पद्धतियां जो चाहें वो लेटकर, बैठकर, खड़े होकर, एक टांग पर खड़े होकर, सर के बल खड़े होकर, नदी में, नाले में, मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जहां जैसे उसकी श्रद्धा बनती है वहां पर जाकर वो अपनी पूजा कर सकता है। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि राइट टू वर्शिप इज अ पर्सनल राइट बट एंड दिस इज द फंडामेंटल राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लॉज दोज विल गवर्न टू दीज कम्युनिटीज विल बी द पर्सनल राइट्स। ये जो आज पर्सनल लॉज की चर्चा हमारे देश में होती कि ये तो भाई हमारे पर्सनल लॉज हैं, ऐसा आर्टिकल 25 टू 28 की बहस करते समय पर्सनल राइट्स के मामले में केवल वर्शिप का राइट दिया गया था। लोगों को डील कैसे किया जाएगा आपस में, कम्युनिटी कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करेगी, उसके लिए कोई पर्सनल लॉ नहीं है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा सब कुछ हुआ। और मजे की बात यह है कि जो आर्टिकल 29 और 30 है ना और आर्टिकल 25 है, इसकी चर्चा करने से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 45 की चर्चा की थी, जिसको उस समय आर्टिकल 35 कहा करते थे। और आर्टिकल 44 की चर्चा करते समय उन्होंने कहा था कि भारत में विधियां एक होंगी, भारत में एक सिविल कोड होगा, भारत में एक एक व्यक्ति को एक कानून से गवर्न किया जाएगा। जहां पर दो लोगों के इंटर रिलेशन की बात होगी, उस बीच में उस स्थान पर वहां जो 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 लॉ है वो एक लॉ होगा। अब दो लोगों के रिलेशन की बात मतलब क्या है? दो लोगों का रिलेशन मतलब उनके मैरिज होंगे, उनका सक्सेशन होगा, उनका एडॉप्शन होगा, उनके मेंटेनेंस होंगे, इसके लिए सिविल लॉ चाहिए। लेकिन आपको जो माइनॉरिटी के नाते फंडामेंटल राइट जो 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 दिए गए हैं आर्टिकल 25 में, वो सिर्फ वर्शिप के राइट दिए गए हैं। सिर्फ वर्शिप आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपके कोई पर्सनल लॉस नहीं है। इसकी पूरी डिबेट में चर्चा हुई। दुर्भाग्य हमारे देश का है कि उस पर कभी चर्चा देश में नहीं हुई और फाइनली वो पर्सनल लॉस के नाम से लॉस कर दिए गए। उसका कारण था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डॉक्टर अंबेडकर लेकर आए थे और उन्होंने बड़ा स्ट्रेस करके उस पर कहा था, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू उस समय नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि पूरी असेंबली में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि साहब एक साथ ये लागू नहीं हो सकता और हमारे राइट हैं, एक साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और खास तौर से कांग्रेस ने ये समझाने की कोशिश करी असेंबली को कि देखिए मुस्लिम्स को हमने यहाँ पर रोका है, अगर हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया एक साथ और फंडामेंटल राइट्स के पोर्शन में जोड़ दिया, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि मुस्लिम्स को जो हमने प्रोटेक्शन देने की बात कही है उसको उनको आघात पहुंचेगा, उनको बड़ा दुख होगा। इसलिए जैसे समय बाद में आएगा तब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट के पोर्शन में नहीं रख सकते, इसलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में छोड़ देते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 44 आना था, डॉक्टर अंबेडकर जिस पर स्ट्रेस कर रहे थे, उस आर्टिकल 44 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कांग्रेस उस समय की और मुस्लिम जितने रिप्रेजेंटेटिव थे उनके दबाव में डाल दिया गया। जब वो आर्टिकल 44 उसमें डाल दिया गया तो फिर जाहिर सी बात है कि हिंदू कोड बिल यहां पर चला आएगा और शरीयत एक्ट पहले से लागू था, तो शरीयत एक्ट को खत्म नहीं किया और हिंदू कोड बिल और बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी देश में। यानी कि जो समस्या का समाधान उस समय डॉक्टर अंबेडकर निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो समस्या कांग्रेस और मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मिलकर उस समस्या को वैसा का वैसा बरकरार रखा, जो आज हमें को समस्या के रूप में दिखाई देता है।
और माइनॉरिटी के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। माइनॉरिटी के मामले में जब आर्टिकल 29 डील कर रहे थे, आर्टिकल 29 और 30 उस समय आर्टिकल 23 हुआ करते थे ओरिजिनल ड्राफ्ट में, तो आर्टिकल 30 जो है वो 23 कैपिटल ए है, यानी कि वो बाद में बनाया गया 30। आर्टिकल 29 उस समय डील हुआ था आर्टिकल 23 के रूप में, और आर्टिकल 29 में डॉक्टर अंबेडकर और जितने भी भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि देखिए प्रत्येक प्रकार की माइनॉरिटी को भारत में संरक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक प्रकार की माइनॉरिटी मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने इलस्ट्रेशन दिया, बाकायदा वो कोडेड है। उन्होंने कहा अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति महाराष्ट्र में आता है तो महाराष्ट्र में वो माइनॉरिटी हो जाएगा, इसलिए महाराष्ट्र में उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति बंगाल जाएगा तो बंगाल में माइनॉरिटी हो जाएगा, इसलिए उस महाराष्ट्र के व्यक्ति को बंगाल में माइनॉरिटी कहा जाएगा और वहां उसको संरक्षण चाहिए। यहां रिलीजन के नाम से कोई माइनॉरिटी नहीं होगी, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 29 के चर्चा करते समय डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारे दबाव में आर्टिकल 23 कैपिटल ए, जो आर्टिकल 23 का सेकंड पार्ट था, यानी कि आर्टिकल 23 क्लॉज 1 सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 तो चला गया आर्टिकल 29 में, और उसका सब आर्टिकल 3 और सब आर्टिकल 4 जो जोड़ा गया उसको आपने बाद में आर्टिकल 30 कहा। और उस आर्टिकल 30 में यह कहा गया कि किसी के रिलीजियस माइनॉरिटी भी है तो उसको अपने इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट होगा। अब उसकी चर्चा जब हुई तो इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का मतलब उस समय यह कहा गया कि एडमिनिस्टर करने का मतलब यह नहीं है कि वो भारत की शिक्षा के बाहर शिक्षा शिक्षित करेगा। वो भारत में जो शिक्षा प्रणाली चल रही होगी, सरकार की जो व्यवस्था होगी, सरकार का जो सिलेबस होगा, वो सिलेबस ही वो उसमें पढ़ाया जाएगा और उसका संरक्षण आर्टिकल 30 के तहत किया जाता है। और इस संरक्षण के तहत एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेपरेट मदरसे चलाए जाएंगे और उसमें कुरान पढ़ाई जाए और सेपरेट कोई व्यवस्था अलग से की जाए और उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं हो। आर्टिकल 30 में सिर्फ आपको एडमिनिस्टर करने की पावर दी गई कि आप अपनी लोकल व्यवस्था देख लीजिए कैसे चलाएंगे, लेकिन सिलेबस सरकार बताएगी, सिस्टम सरकार बताएगी और जो पढ़ाना है वो सरकार बताएगी, सब कुछ सरकार बताएगी। उसका भी मिस इंटरप्रिटेशन हम 70 साल में करते रहे और नतीजा निकला कि हमने देवबंद जैसे देश में बहुत सारे मदरसे खोल दिए और उनको, सबसे बड़ी बात है कि उनको हमने सरकारी एड भी दे दी। और सरकारी एड को हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था पीछे 2002-3 में, और उन्होंने कहा था कि भैया हु इज माइनॉरिटी इन दिस स्टेट, यहाँ माइनॉरिटी कौन है और माइनॉरिटी कैसी है। यहाँ कोई माइनॉरिटी नाम की चीज़ नहीं है। और अंजुमन मदरसे का मामला था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप किस प्रकार के फंड ले रहे हो, सरकार से फंड किस बात के ले रहे हो। आप फंड अगर सरकार से ले रहे हैं और सरकार आपकी मदद कर रही है तो वो तो सरकारी स्कूल हो गया ना, और जो सरकारी स्कूल हो गया वहां पर आप कैसे ये सब अपना सिलेबस चला रहे हैं। इसलिए उन्होंने सब खत्म किया था। दुर्भाग्य से वो पूरा का पूरा मामला एक डबल बेंच में गया। जस्टिस आलम उस बेंच को हेड कर रहे थे। जस्टिस आलम ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया और वो आज भी स्टे पड़ा हुआ है, उसको दोबारा रिव्यू नहीं किया। केवल वो अंजुमन मदरसा गाजीपुर के उसके ऊपर लागू हुआ, बाकी वो जनरल रूलिंग नहीं बन पाई। अब इस पूरे प्रकरण में जब हमने माइनॉरिटी और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज डील कर लिए, इसके बाद जो हमको बनाना था वो हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बनाया। ये हमारा दुर्भाग्य था। जैसे भारत की पूरी सोसाइटी हजारों वर्षों से ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी थी। ड्यूटी के वायलेशन पर, किसी व्यक्ति की ड्यूटी है, ड्यूटी के वायलेशन पर उसको खुद में पश्चाताप करना होता था, और अगर वो पश्चाताप नहीं करता था तब उसको सजा के प्रावधान थे। लेकिन राइट के नाम से किसी को राइट नहीं था। जब मेरी ड्यूटी बन जाएगी तो मेरी ड्यूटी का मतलब हो गया कि मैं अपराध करूंगा नहीं, मैं किसी के साथ गलत करूंगा, और मैं गलत करूंगा तो या तो पश्चाताप करूंगा नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। ये चीज जो हमने फंडामेंटल राइट का पोर्शन बनाकर रखा, इसकी जगह इसी फंडामेंटल राइट को अगर ड्यूटी ओरिएंटेड हम बना देते, जैसा कि हमारे एंशिएंट समय पर चल रहा था, तो शायद भारत में आज जो ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग पैदा हो गए हैं और जो बहुत सारे आंदोलन करते रहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए और हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ऐसे हैं वैसे, ये जो चिल्लाने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि ये समस्या खड़ी होती। हम उसी बात को राइट ओरिएंटेड कर गए, उसी बात जिस बात को हमने हमेशा ड्यूटी ओरिएंटेड बनाकर रखा था। लेकिन
ये लंबे समय तक राइट ओरिएंटेड चला, तो ये 1975-76 में ही सामने आ गया था कि ये राइट ओरिएंटेड बहुत चलने वाला नहीं है। इसलिए उस समय आर्टिकल 51 कैपिटल ए के रूप में सरकार ने एक नया पार्ट जोड़ा और उस पार्ट को फंडामेंटल ड्यूटीज कहा। लेकिन अब राइट वर्सेस ड्यूटी की बात आती है, तो राइट वर्सेस ड्यूटी में फर्क इतना है कि राइट जो है वो फंडामेंटल राइट है और बाइंडिंग है सरकार के ऊपर, लेकिन ड्यूटी व्यक्ति के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, जो होनी चाहिए थी। और पहले ड्यूटी बाइंडिंग, हमारे पूरे हजारों साल के इतिहास में ड्यूटी बाइंडिंग ही हमारा देश बना हुआ था, राइट ओरिएंटेड हमारा देश नहीं बना हुआ था। हर व्यक्ति के पति के पत्नी के प्रति कर्तव्य होते थे, पत्नी के पति के प्रति कर्तव्य होते थे, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, सूरज चंद्रमा के प्रति, जमीन के प्रति, हर चीज के प्रति हमारी ड्यूटी हुआ करती थी। हमारे राइट किसी से नहीं हमने लिए थे। हमने कहा हम अपनी ड्यूटी सब लोग परफॉर्म करेंगे तो राइट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एवरीवन हैज टू फॉलो देयर ड्यूटीज। इस तरह भारत की सोसाइटी बनी हुई थी। दुर्भाग्य से हमने उस समय ड्यूटी नहीं लिखी, और बाद में हमने ड्यूटी लिखी भी तो वो हमने बाइंडिंग नेचर की नहीं बनाई। नतीजा ये निकला कि ड्यूटी लिखी होने के बावजूद व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसकी ड्यूटी है देश में वायलेंस ना हो, उसकी ड्यूटी है देश की सुरक्षा करे, उसकी ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को संरक्षित करे, उसकी ड्यूटी है कि वो जानवरों को संरक्षित करे। लेकिन हम सब देखते हैं कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने आप को अल्पसंख्यक कभी कभी कहता है, कभी नेचुरलिस्ट कहता है, या बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी कोई ड्यूटी नहीं मानते, और उनके जो प्रणेता रहे हैं उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाकर रखा, तुम उसका भोग करो, तुम इंसान हो, तुमको भोग करने के लिए बनाया गया, बाकी सब वो बनाएगा, ये उसका काम है। अब जब ऐसा किसी को समझा दिया गया हो तो वो क्यों ड्यूटी फॉलो करेगा, क्यों ड्यूटी से बाइंडेड होगा? नतीजा निकला कि भारत में आज की जो परिवेश है वो परिवेश इस राइट और ड्यूटी का जो गेम है, जो हमने प्रोस्पेक्टिव लिया था, वो प्रोस्पेक्टिव हमें लगता है कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई, जिसका परिणाम आज का भारत दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद गवर्निंग बॉडी, तो गवर्निंग बॉडीज में हमने कहा कि विधि कौन बनाएगा, तो विधि तो जनता बनाएगी, क्योंकि भारत तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। और विधि अगर जनता बनाएगी तो फिर जनता कैसे बनाएगी? तो जनता में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां कानून बनाएंगे। लेजिस्लेशन का सिर्फ एक काम है और सोल अथॉरिटी है कि वो कानून बनाएंगे, सब मिलकर डिस्कशन करेंगे, कानून बनाएंगे, और वो कानून जो बनाकर रखा होगा वो दे देंगे एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो करवाएगा। एग्जीक्यूटिव अगर उसको सही से फॉलो नहीं करवा पाता है या कुछ गड़बड़ करता है तो फिर कोर्ट का सिस्टम हमने बना के रखा। अब आज हमने कोर्ट के इंटरप्रिटेशन करते समय भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन गड़बड़ कर दिए, जैसे कि हमने कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को ऑर्डर कर सके, कोर्ट को ये पावर नहीं है किसी भी तरीके से कि वो गवर्नर को ऑर्डर पास कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में अब कोर्ट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा पास किए गए कानून या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई ऑर्डर किया गया है, उस ऑर्डर को भी पास करने की व्यवस्था हो गई है। गवर्नर के द्वारा कुछ पास किया जाता है, कोई ऑर्डर किया जाता है, उसको भी पास करने की व्यवस्था हो गई। जबकि व्यवस्था क्या थी कि ये जो कोर्ट है हमारा, ये कोर्ट स्ट्रक्चर पास करेगा। स्ट्रक्चर पास करने का मतलब है जो हो गया है, जो गवर्नर ने ऑर्डर कर दिया है, जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर कर दिया है, उस पर स्ट्रक्चर पास करके वो बताएगा कि भाई इस ऑर्डर में ये कमियां हैं और इसको रिफॉर्म की जरूरत है। ना कि वो सॉवरेन बॉडी के जिसको हमने हेड बनाकर रखा उसके ऑर्डर को ही बदल देगा। लेकिन आज हम उस इंटरप्रिटेशन के दौर में आ गए हैं इन सब गतिविधियों के तहत कि वो इंटरप्रिटेशन तो छोड़ दीजिए, वो ऑर्डर उल्टा कभी कभी गवर्नर को कर देते हैं। जनरली नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो कर देते हैं। तो ऐसे हमने ये तीनों बॉडियां बना कर रखी, सेम बॉडियां हमने स्टेट में बना कर रखी। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यूनियन स्टेट रिलेशन है। यूनियन स्टेट रिलेशन कैसे डिफाइन हो, उसके लिए हमने 7वीं अनुसूची में स्टेट के पास कौन से विषय होंगे, केंद्र के पास कौन से विषय होंगे और कौन से विषय होंगे जिनमें दोनों स्टेट और यूनियन दोनों काम कर लेंगे। तो स्टेट और यूनियन जिसमें दोनों काम कर लेंगे, उस बात को लेकर यूनियन स्टेट रिलेशन का एक चैप्टर बनाया। और ये जो यूनियन स्टेट रिलेशन का जो चैप्टर है, ये चैप्टर ही फाइनल डिसाइड करता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशंस होंगे। लेकिन इमरजेंसी के समय पर, जिस समय इमरजेंसी आती है, तो इमरजेंसी के समय पर हमने उसमें कहा कि नहीं, इन केस ऑफ इमरजेंसी केंद्र को यह अधिकार होगा कि वो राज्य के सभी मामलों को अपने हैंडओवर कर ले और राज्य के सारे विषयों को अपने पास रख ले। ये सारा का सारा सिस्टम हमने बनाकर रखा। अब कुछ राज्यों को हमको कंसेशन देना था, इसलिए उन कंसेशन के पोर्शन में हमने आर्टिकल 369, 370, 71,
371 कैपिटल ABCDEFGH ऐसे 25 आर्टिकल 15 राज्यों के लिए बनाकर रखे। इन सभी आर्टिकल्स में जो 25 राज्यों के लिए हमने बनाकर रखे हैं, इन सब में हमने कुछ कंसेशन दी और ये कहा जब तक नॉर्मलाइज ना हो जाए तब तक हम ये पुरानी व्यवस्था को, ट्रांजिशन पीरियड की जो व्यवस्था है उसको कंटिन्यू रखते हैं। उस व्यवस्था को हम कंटिन्यू रखते हैं और उस व्यवस्था को कंटिन्यू चूंकि पावर सप्लाई नहीं 8:45 बजे चालू हुई। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, तो ये जो पूरी व्यवस्था में हमने सिस्टम बनाकर रखा, तो उस पर आगे हैं तो इसको देखा जाए कि भारत में संविधान से पहले अंग्रेजी सरकार 3-4 बार संविधान से पहले के कुछ कानून लेकर आई, शायद वापस आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस व्यवस्था में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान बनाकर रखे। अब जो मुख्य बात है कि भारत की कास्टिज्म, तो डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं पूरे संवैधानिक प्रक्रिया में जिन्होंने कास्ट सिस्टम को संविधान में लाने का विरोध किया। जैसे जिस समय आर्टिकल 16 पास हो रहा था तो कुछ लोगों ने कहा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कुछ रिजर्वेशंस होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, अगर कोई रिजर्वेशन हो सकता है तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगा, पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन करवाइए और पार्लियामेंट में जब रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा तो फिर वो अपने लोगों के लिए विधियां बनाएंगे। तो लोगों की मदद कैसे हो, तो कास्ट की जगह डॉक्टर अंबेडकर ने सजेशन दिया कि हम एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स को अनुसूची कहा जाएगा और वो जो अनुसूची है, अब देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिसका मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया गया हमारे देश में आज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उसके लिए एक कमीशन होगा, एससी कमीशन या एसटी कमीशन होगा, और ये जो एससी एसटी कमीशन है ये रिकमेंड करेगा कि कौन सी जो जातियां हैं वो अभी सबसे पिछड़ी हुई हैं और उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देकर हम अपग्रेड करेंगे। इसलिए किसी भी पार्टिकुलर जाति को कोई रिजर्वेशन नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट को, ऐसी कास्टें जो अनुसूची में दर्ज हैं और अनुसूची में दर्ज करने के लिए अनुसूची में दर्ज करेगा जो कमीशन बैठा होगा वो फॉर्मूला बनाएगा, वो फॉर्मूला बनाकर अनुसूची में नाम दर्ज करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमने संविधान में कास्टों के नाम लिख दिए तो हम भारत से कास्टिज्म कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, और चूंकि हम कास्टिज्म कभी खत्म नहीं कर पाएंगे इसलिए कास्ट यहां पर नहीं लिखा जाना चाहिए बल्कि कास्ट एवोल्यूशन की व्यवस्था लिखनी चाहिए। और कास्ट एवोल्यूशन की व्यवस्था में ही आर्टिकल 17 पास हुआ, अनटचेबिलिटी, यानी कि फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। तो वो दोनों को एक साथ कह के डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि लोगों के उत्थान की व्यवस्था हमको करनी है, उस व्यवस्था के लिए हमको एक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का एक अनुसूची बनाएंगे और उसके लिए एक कमीशन बनाएंगे। फिर अब जब हम इमरजेंसी में आ गए तो इमरजेंसी के समय पर हमने कहा कि भैया जितनी व्यवस्थाएं ये पीछे बनकर रखी हैं इन सभी व्यवस्थाओं को आर्टिकल 358 और 359 के तहत प्रेसिडेंट को पावर होगी कि वो पूरी मशीनरी को अपने हाथ में ले ले, इवन लोगों के फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड कर दे। आर्टिकल 19 तो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा और बाकी के जो आर्टिकल्स हैं उनको प्रेसिडेंट को सस्पेंड करने का राइट होगा। और बाद में हमने उसमें एक संशोधन कर दिया कि आर्टिकल 20 और 21 में राइट नहीं होगा, बाकी सब में राइट होगा। अब इस सारी प्रक्रिया के बाद हमने अमेंडमेंट के प्रोसीजर बनाकर रखे और यह कहा कि भाई संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के संशोधन को लेकर भी हमने उसमें 3 अलग अलग व्यवस्थाएं करी। हमने कहा प्रेजेंट वोटिंग से, हमने कहा कि मेजॉरिटी वोट से, और हमने कहा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि प्रेजेंट वोटिंग की मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद टोटल मेंबरशिप, और साथ में विद द 50% एसेशन फ्रॉम द स्टेट्स, यानी कि राज्यों से 50% राज्यों से उसकी एसेंट आ जाए तो फिर कानून बनेंगे। ऐसे संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था भी हमने बनाकर उसमें रखी और बाकी सारी व्यवस्थाएं हमने समाप्त की। 1993 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और जजमेंट अच्छा दिया गणपत राव इच्छाराम के मामले में। उन्होंने कहा देखिए अब भारत में कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, और किसी को भी ये जो राजे हैं जिनके प्रीवी पर्स हमने तय किए थे उस समय, किसी भी राजा को अब प्रीवी पर्स का कोई अधिकार नहीं होगा
और किसी भी राजा को कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। अब वो राजा भारत की जनता है, भारत का नागरिक है, और भारत के नागरिक होने के नाते जो भारत के एक व्यक्ति को अधिकार मिलता है उतने ही अधिकार उसको दिए जाते हैं, उससे ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते। दुर्भाग्यवश हम आज भी लोगों को राजा साहब कहते हैं और उनकी रियासत को स्वीकार करते हैं, जबकि 1993 में फाइनल जजमेंट हो चुका था, 1971 में प्रीवी पर्स खत्म हो चुके, 1971-72 में प्रीवी पर्स खत्म हो चुके थे, और 1956 में रजवाड़े भी खत्म हो चुके थे। और संविधान इस प्रकार हमारा तैयार हुआ, लेकिन इसमें मिस इंटरप्रिटेशंस आज भी बहुत सारे किए जा रहे हैं, और इस मिस इंटरप्रिटेशन का नतीजा ये निकलता है कि हमारे देश में लोग, जो इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं, उनको फॉलो करते हुए सड़कों पर उतर आते हैं, नारे लगाने शुरू कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या क्या। मुझे लगता है कि संविधान में डॉक्टर अंबेडकर की जो भूमिका है, इस पर सभी को काम करना चाहिए और इसके विषय में सबको जागरूक होना चाहिए, और संविधान सभा में क्या क्या हुआ और उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या था, ये सब कुछ हम सभी को पता होना चाहिए। जिस दिन हम ये सब कुछ लोगों को आसानी से जमीन से पढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन संविधान के राइट इंटरप्रिटेशन करने की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू डू द राइट इंटरप्रिटेशन। और आज मुझे लगता है कि आज की जो टॉपिक है कि संविधान के अंदर की व्यवस्था और उसके कन्फ्यूजन्स और इंटीग्रेशन का प्रोसेस, उसको हम एक शॉर्ट में ख़त्म कर पाए। अभी किसी के प्रश्न अगर कुछ रहते हैं तो वो सुनने को मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जैन साहब। जी सर हमारे पास करीब 11-12 प्रश्न आए हैं जी। तो प्रश्नों से कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स बहुत आए हैं जी। तो कॉम्प्लीमेंट्स तो इतने सारे हैं कि शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँ, बस ही पढ़ देता हूँ। जी जी जी। पहला प्रश्न है, ये सचिन सबनीस हैं शुजालपुर से। ये पूछते हैं कि सर, इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर एज द प्रेजेंट सिचुएशन और इट रिक्वायर्स सम रिकंसिडरेशन? देखिए, हमने आर्टिकल 368 ऑलरेडी बनाकर रखा है, और आर्टिकल 368 का काम ही यही है कि जो रिपरकेशन है, उन रिपरकेशन को ध्यान में रखते हुए उसका संशोधन करें। तो आर्टिकल 368 से हम 100 से ऊपर संशोधन कर चुके हैं, इसलिए रिकंसीडर तो हम लगातार करते हैं। जितने सेशन बैठते हैं उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आर्टिकल रिकंसीडर होता ही है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्ट्रक्चर भी लगातार पास करता रहता है जिसपे पार्लियामेंट संज्ञान लेती है। तो जब हम कहते हैं कि हमें नया कंसिडरेशन, नए सिरे से रिकंसीडर करना है, तो मुझे लगता है उसकी आवश्यकता कम है या नहीं के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी संशोधन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, अनवरत है। जी सर, ये श्यामू जादौन हैं ग्वालियर से, ये पूछते हैं व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हाँ, कल वाले लेक्चर में हमें लगता है वो एब्सेंट रहे होंगे। कल हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर पर एक बड़ी थ्योरी दी थी। बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री, कि देश की पब्लिक पॉलिसी क्या है उसके आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर तय होता है। अब पब्लिक पॉलिसी क्या है? पब्लिक पॉलिसी इज द राइट कस्टमाइज्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंट्री, यानी कि जो सही प्रैक्टिसेस हैं देश की और जमाने से चल रही हैं, जिसके आधार पर नींव रखी गई हमारे देश की, वो प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं उनसे डिफर करके संविधान नहीं बनना चाहिए, और उससे डिफर करके संविधान की धारा भी नहीं निकलनी चाहिए। कल के पूरे लेक्चर में हम लोगों ने इसी बात पर चर्चा की, तो मैं एक बार उनको रेफर करूंगा कि अगर कल वाला ना देखा हो तो एक बार उस पर उनको जाना चाहिए, क्योंकि विस्तार से 1 घंटा उस पर चर्चा हुई कल। तब संजय कुमार शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है राज्यों का संविलियन या समर्पण, क्या कहना उचित होगा? कृपया इस बिंदु पर प्रकाश डालें। राज्यों ने एक्चुअली क्या है कि एक चीज याद रखने की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 311 में भारत को डिफाइंड किया है उन्होंने, और भारत की डेफिनेशन में उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट्स। तो इनका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि प्रिंसली स्टेट जब पहले से भारत थे तो समर्पण क्यों? और ये कैसा है समर्पण? इसलिए क्योंकि उनके पास जो अधिकार अंग्रेजों ने दे रखे थे इंटरमीडिएरी के रूप में, वो अधिकारों को उन्होंने सरेंडर किया था। अधिकारों से मतलब राजाओं के पास 2 प्रकार की व्यवस्था थी। एक तो उनका पर्सनल, जो व्यक्तिगत, जिसको हम खुद कास्ट कभी कभी कहते हैं, या अगर कोई लैंड लॉ का बारे में जानता होगा तो खुद कास्ट कहते हैं, यानी कि जो इंटरमीडिएरी खुद जोतता बोता खाता था। एक तो वो लैंड और खजाना है, दूसरा उसके पास राज्य का खजाना है। राज्य के खजाने के ऊपर वो कस्टोडियन के रूप में बैठता था।
वो उसने जो कस्टोडियन के रूप में बैठता था और जो कलेक्शन टैक्स का करता था उसका उसको एक हिस्सा मिलता था, वो जो उसका राइट है वो उसने सरेंडर किया। इसलिए हम कहते हैं कि राजाओं ने अपने अधिकारों को सरेंडर किया है। जबकि हम ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि राज्य का तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ लेकिन राजाओं के राइट सरेंडर हुए, तो उनकी दोनों ही बातें ठीक है राज्य वर्सेस राजा के संदर्भ में। सर रीना माहौर एडवोकेट हैं, ये पूछती हैं कैन बेसिक स्ट्रक्चर बी अमेंडेड? नहीं, आपको मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, ये मैं गणपत राव का जजमेंट जब आपको कोट कर रहा था, तो गणपत राव के जजमेंट में उन्होंने कहा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिफरेंट थिंग। Integral part of the constitution need not be a basic structure of the constitution. That is why integral part of the constitution can be amendable, but the basic structure cannot be amendable. And who will say that what is the basic structure? That will depend on the arguments, that will depend on the scenario of the country. इसलिए वो पब्लिक पॉलिसी पर चलता है। तो पब्लिक पॉलिसी कोई संकुचित पॉलिसी नहीं है। पब्लिक पॉलिसी में हैव द न्यू हेड्स, और वो न्यू हेड्स के तहत हम पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करते रहते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम बेसिक स्ट्रक्चर कोड बताता रहता है। ये भी कल बेसिक स्ट्रक्चर के मामले में हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में पूरा डिस्कशन किया था, तो मुझे लगता है उनको भी जितना मैंने बताना था बता दिया। उसके अलावा वो अगर देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। जी तो अब ये रुचि जैन हैं, रुचि जैन पूछती हैं वेदर इट कैन बी सेड दैट इन केशवानंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट सेव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट सेव नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने वाली जनता है। किसी भी संसार के किसी भी देश में संविधान को कोई सेव नहीं कर सकता सिवाय जनता के। अगर जनता संविधान मानती है तो चलेगा, जनता संविधान नहीं मानती तो नहीं चलेगा। इलस्ट्रेशन आज से 12-15 साल पहले नेपाल था, जनता ने नहीं माना तो नहीं माना। इसलिए संविधानों को सेव करने का काम जनता का होता है। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स केवल संरक्षक की तरह भूमिका निभाते हैं, और संरक्षक होने के नाते वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। उनके इंटरप्रिटेशन से हम सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम उनके इंटरप्रिटेशन से सहमत नहीं है तो हम पार्लियामेंट फिर से जाते हैं और उनके द्वारा किए गए इंटरप्रिटेशन को भी फिर ओवर रूल करते हैं। ये एक अनवरत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर, शैलेंद्र सिंह कुशवाहा हैं, ग्वालियर से ये पूछते हैं कि क्या समान नागरिक संहिता को अस्तित्व में लाए बिना संविधान निर्माताओं का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, ये तो मैंने अभी बहस के मामले में कहा कि आर्टिकल 44 पर डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 25 से 30 रोक दिया था। आर्टिकल 22 और आर्टिकल 22 जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो बाद में डिस्कस करे। पहले डिस्कस उन्होंने किया आर्टिकल 44। उन्होंने कहा आर्टिकल 44 अगर लागू हो जाएगा, इनके उस समय का आर्टिकल 35 लागू हो जाएगा तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। लेकिन भाई उनकी चली नहीं, और उनका मानना ये रहा कि जैसे जैसे देश समृद्ध होगा वैसे वैसे ये जनता उस पर दबाव बनाएगी और लेजिस्लेशन चेंज होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्ट्रक्चर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए बगैर भारत को बहुत अच्छे से गवर्न नहीं किया जा सकता। और जो समस्याएं आपको सीए या सीएबी के मामले में दिखाई दी, वो समस्याएं भारत में आती रहेंगी जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में पूर्णतः लागू नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है। जी सर, श्याम जादौन हैं, ये पूछते हैं व्हाट इज द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी एंड आल्सो डिस्क्राइब रैशनल नेक्सस। देखिए, जब हम इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो सर इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई न्यू और ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता। इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सेप्शन को छोड़कर सबको एक कानून से गवर्न किया जाए। अभी हमने कहा कि गणपत राव के जजमेंट में 11 जजों की बेंच ने डिसाइड किया कि अब भारत में कोई राजा नहीं और कोई प्रजा नहीं।
लेकिन जिसको प्रिविलेज कॉन्स्टिट्यूशन देता हो इसलिए उसके पास कुछ प्रिविलेज हैं। जैसे आर्टिकल 361 में उसने प्रिविलेज प्रेसिडेंट को दिया है, गवर्नर को दिया है, कुछ मिनिस्टर्स को दिया है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया है। तो वो प्रिविलेज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। इक्वेलिटी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम करवाना चाहता है, इसलिए कुछ लोगों को उसने रियायतें दी हैं। इस रियायत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके पास कुछ प्रिविलेज है, वो कुछ अलग हैं। दीज ऑल आर द इक्वल्स। और हमने प्रीएम्बल में जो इक्वेलिटी की डेफिनेशन दी है उसको अगर हम पीछे रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो बिल्कुल ठीक बताता है कि हर एक व्यक्ति को एक से डील करें। इसलिए जब कोई पिछड़ा, कोई दबा, कोई कुचला, कोई वंचित व्यक्ति रहता है या किसी से हम काम करवाना चाहते हैं तो उसको कुछ सुविधाएं देते हैं। वो सुविधाएं हम देते आए हैं, उसको इक्वेलिटी के मामले पर प्रश्न चिन्ह नहीं कहा जाना चाहिए। जी सर, पवन द्विवेदी जी एडवोकेट हैं ग्वालियर से, ये पूछते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज वी द पीपल, देन इट्स रिकॉग्निशन बाय यूएन और लैक ऑफ इट विल मेक एनी डिफरेंस। देखिए, कल हम लोगों ने इस पर सबसे पहले इसी पर डिस्कशन किया था, क्योंकि क्या भारत सॉवरन है, ये पहला प्रश्न आजकल चल रहा है कि भारत सॉवरन है क्या। जिस समय यूएनओ साइन हुआ, यूएनओ के बेसिक प्रिंसिपल में ये तय हुआ था कि सभी देश सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे और सॉवरन होंगे, और किसी की भी सॉवरेंटी पर किसी भी स्टेट को, किसी दूसरे स्टेट को राइट नहीं होगा, ये तय हो गया यूएनओ में। और जिन कंट्रियों के ऊपर दूसरे कंट्री बैठे हुए थे तो उनको ट्रस्टीशिप काउंसिल में डाल दिया गया और कहा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के हेड के नाते आप इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन आप उपनिवेश बनाकर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। तो आज की जो सॉवरेंटी का मैं सोर्स की बात करता हूं, तो सॉवरेंटी एक बड़ा वेग बात है, लेकिन यूएन जिस समय बना उस समय सॉवरेंटी सभी कंट्रीज की पूरे विश्व ने मिलकर तय कर ली कि सभी कंट्री सॉवरन होंगे। तो आज की तारीख में हम यही कह सकते हैं कि भैया पूरा विश्व मान रहा है जिसको वही सही है। अब आम को आम हम मान रहे हैं तो है, आम को अमरूद कल से मानेंगे तो वो मानने लगेंगे। तो पूरा विश्व जिस धारा में बहेगा वो धारा सॉवरेंटी को डिफाइन करेगी। लेकिन आज ये है कि यूएनओ की तरफ से हमने वो किया, और जो डोमिनियन स्टेटस था, जो सवाल इनका रहता है वो इसलिए है क्योंकि डोमिनियन स्टेटस वर्सेस सॉवरेन की हम बात करते हैं। डोमिनियन स्टेटस तब तक था जब तक आप अपना संविधान बनाकर उसको लागू नहीं कर देते। जिस समय 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान इन्फोर्समेंट में ले आए, उस दिन से हम सॉवरेन हो गए। उससे पहले हमारे पास डोमिनियन स्टेटस था, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से गवर्न हो रहे थे। इसलिए आज सॉवरेंटी का सोर्स हम कहें कि यूएन चार्टर भी है, और सॉवरेंटी का सोर्स हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और सॉवरेंटी के सोर्स हम खुद हैं। हम हमेशा सॉवरन थे, लेकिन जब हम गुलामी स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरे हमारे ऊपर शासन करने लगते हैं, तो मन के सॉवरन रह जाते हैं, हकीकत में पावर किसी और के पास चली जाती। तो सॉवरेंटी का सोर्स हम स्वयं हैं, और हम सबको ये तय करना पड़ेगा कि भारत सॉवरन रहे। जी सर, ये द्विवेदी जी एक और प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इंडिया लॉस्ट आउट बाय स्टॉपिंग प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इन 1956। शायद वो लिंग्विस्टिक्स बेसिस पे जो स्टेट्स का डिवीजन है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, आंध्र प्रदेश को हमने बनाया था, लेकिन आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेस पे बनाने का एक बहुत बड़ा कारण था। इसलिए 1956 का जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है उसको, वो भारत में लैंडमार्क था, उसको आगे बढ़ाना था प्रोसेस को, जो हमने नहीं बढ़ाया। क्योंकि अगर आप स्टेट की आइडेंटिटी बरकरार रखेंगे, जैसे प्रिंसली स्टेट्स 550 के लगभग थे, तो वो प्रिंसली स्टेट्स में जो प्रिंस है, अगर उस स्टेट को हम दोबारा रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो स्टेट की आइडेंटिटी बनी रहेगी, और स्टेट की आइडेंटिटी अगर बनी रहेगी तो क्राइसिस बनी रहेगी। तो हैदराबाद एक समस्या थी बहुत बड़ी उस समय, और हैदराबाद का निजाम अपने आप को सॉवरेन मान रहा था, वो पाकिस्तान जाना भी चाहता था। हैदराबाद को जब हमने एक्सीड करवाया तो हैदराबाद को या तो तोड़ते या फिर हैदराबाद की जगह एक नया स्टेट बनाते। तो हैदराबाद की जगह जब नया स्टेट बना, और उस स्टेट को, ये जो इधर का हिस्सा है उड़ीसा का कुछ हिस्सा हमने उसमें लिया, कुछ जो मध्य प्रदेश का हिस्सा लिया, कुछ उधर कर्नाटक से जोड़ा, कुछ ऐसे करके हमने, और हैदराबाद को खुद जोड़ा, तेलंगाना के हिस्से को जोड़ा, इनको मिलाकर एक स्टेट बनाया। अब हमको ये बताना पड़ेगा कि हम स्टेट क्यों बना रहे हैं। भाई हम हैदराबाद को मिला क्यों रहे हैं, हम उड़ीसा से कुछ हिस्सा काट क्यों रहे हैं, हम चेन्नई उससे मद्रास से कुछ हिस्सा क्यों काट रहे हैं। तो उसके पीछे जो बताने का सेटिस्फेक्शन दिया गया वो ये दिया गया कि इनकी सबकी भाषा एक है, इसलिए भाषाई आधार पर ये स्टेट बनाया जा रहा है। तो भाषाई आधार पर वो स्टेट बनाया गया, उसके पीछे के कारण बहुत बड़े हैं।
आप याद रखिएगा कि इस रीऑर्गेनाइजेशन में जम्मू एंड कश्मीर को पंडित नेहरू की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करवाया था और समस्या उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस ही बन गई, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ने कश्मीरियत और ये वो सब करके ड्रामे करने शुरू कर दिए। अगर ये 550 रियासतें जो बनी हुई थी, इन रियासतों को हम अगर दोबारा रीऑर्गेनाइज नहीं करते तो मुझे लगता है कि ये 550 के 550 समस्या खड़ी किए होते भारत के सामने, और कहते नहीं साहब हम तो आजादी से पहले हमारा ये स्टेटस था, हमारे तो ये नवाब साहब थे, हमारे ये राजा साहब थे। आपके ग्वालियर में भी ये समस्या चल रही होती है, वो कहते हैं हम राजा साहब थे, ग्वालियर हमारा है, हम जा रहे हैं बाहर। इसलिए रीऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है कि एक बड़ा सोल्यूशन निकाला उस समय सरकार ने, और उधर के रीऑर्गेनाइजेशन में लिंग्विस्टिक जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो करना आवश्यक था, बाद में जो करना था वो करना था, लेकिन उस समय हैदराबाद की समस्या को समाप्त करना था जो निजामों की वजह से खड़ी हो गई थी, इसलिए सरकार को उस समय ऐसा करना पड़ा। जी प्रभात पटेरिया एडवोकेट हैं ग्वालियर से, वो पूछते हैं व्हाई डॉक्टर अम्बेडकर टोल्ड दैट आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न। एक बार फिर से बोलिएगा। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर सेड, जी सुन लिया। फर्स्ट पर्सन टू बर्न। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के स्टेटमेंट को हमको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। 25 नवंबर 1949 का स्टेटमेंट सबको कॉपी निकाल कर छाप कर बांटना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15-16 पेज का है। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि देखिए, ये पहले टाइम नहीं है जब हम डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब हम स्वतंत्र सरकार बना रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब हम रिपब्लिक हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब हम गणतंत्र हो रहे हैं। इससे पहले भी भारत बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जब शासन करने की व्यवस्था, जब जो शासक जो एग्जीक्यूटिव आता है, वो एग्जीक्यूटिव उसको कैसे फॉलो करवाएगा ये इस पर डिपेंड करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि द फ्यूचर फेट ऑफ द कंट्री विल डिपेंड ऑन द फ्यूचर एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। सो एग्जीक्यूटिव तो डॉक्टर अम्बेडकर को एक समय पर कहना पड़ा कि अगर ये संविधान भारत के स्ट्रक्चर को सही से पूरा नहीं होता दिखेगा और इस संविधान का दुरुपयोग करता दिखाई पड़ेगा, ये संविधान भारत को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो इसको जलाना चाहूंगा और नए संविधान को बनाना चाहूंगा जो भारत की भारतीयता मेंटेन रखे। इसलिए उनका जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। दुर्भाग्य की बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर के इन स्टेटमेंटों की वजह से वो 1952 का चुनाव हार गए, और बाद में वो चुनाव हार गए और बाद में उनको पार्लियामेंट में लाना पड़ा राज्यसभा के रास्ते से, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला दिए थे, लेकिन उनकी बात में जान थी उस समय भी। और ये जो बर्न कर देंगे उसी को आप अमेंडमेंट कहते हैं आज, कि वही जो कोई प्रावधान आज सूटेबल नहीं है उसको आप बर्न कर दीजिए, नया अमेंडमेंट ले आइए और उसको खत्म करके नया अमेंडमेंट रखिए। आपने आर्टिकल 19(1)(f) खत्म किया कि नहीं? आपने आर्टिकल 31 खत्म किया कि नहीं? तो हम खत्म करते हैं मतलब बर्न करते हैं। वो डॉक्टर अम्बेडकर की बात बिल्कुल चरितार्थ हो रही है और वो बिल्कुल सही कहते थे। जी, ये अंतिम प्रश्न है साहब। जी सर, ये संजय कुमार शर्मा जी एडवोकेट पूछते हैं ग्वालियर से, पंथ निरपेक्ष का सामान्यतः अर्थ यह लगाया जाता है कि राज्य कोई धर्म या पंथ नहीं होगा, पर मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या कोई राज्य हो सकता है जिसका कोई धर्म ना हो? उन्होंने जो प्रश्न पूछा जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। हमारे देश का कन्फ्यूजन यह है कि हम धर्म और पंथ में फर्क नहीं कर पा रहे। धर्म से जो तात्पर्य है वो धारण करने से है, वे ऑफ लाइफ से है, और वे ऑफ लाइफ का मतलब है इस संसार के प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक चीज से हमारा रिलेशन। इन जमीनों से मेरा रिलेशन, इन मकानों से मेरा रिलेशन, पेड़ों से मेरा रिलेशन, इस खगोल मंडल से मेरा रिलेशन, और ह्यूमन बीइंग और जानवरों से मेरा रिलेशन। मेरा रिलेशन कैसा हो और हमें कैसे बिहेव करना है उनके साथ, ये धर्म है। और धर्म का मतलब है फॉलो द ड्यूटीज, यानी कि सूर्य का धर्म, चंद्रमा का धर्म, हमारा धर्म। हम बात में कहते हैं, कोई चोर अगर कुछ चोरी करके ले जा रहा हो और दूसरा व्यक्ति उससे छीन कर दे और सामने वाला कहे थैंक यू, तो हमारे मुंह से अनायास ही निकलता है ये तो मेरा धर्म था, यानी कि ये मेरा ड्यूटी थी। ये धर्म को पंथ से मत जोड़िए। पंथ का मतलब होता है ये संप्रदाय, और संप्रदाय पूजा पाठ की एक सी पद्धति मानने वाले लोग एक पंथ के लोग माने जाते हैं। इसलिए संविधान में जब हिंदी आप पढ़ेंगे रिलीजन का, तो संविधान में हिंदी पंथ शब्द इस्तेमाल किया है। प्रेमबिल पढ़िए तो पंथ शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने।
उन्होंने वहां पर धर्मनिरपेक्ष शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल किया। धर्मनिरपेक्ष तो अंग्रेजों की डेफिनेशन थी, क्योंकि धर्म का कोई इंग्लिश वर्जन उनके पास था ही नहीं, तो उन्होंने धर्म को रिलीजन कहा। और इसलिए जब हमारे यहां जो अंग्रेजी ब्रीड तैयार हुई ना, ये जो आज के अवार्ड वापसी गैंग या जो आज के तथाकथित बड़े होशियार लोग हैं, ये गैंगों ने हमारे यहां धर्म को रिलीजन के इक्विवेलेंट रख दिया। इसलिए बिल्कुल सही बात है कि कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता बिना धर्म के। धर्म का मतलब ये संविधान, बिना संविधान के कैसे चलेगा, बिना रूल्स रेगुलेशंस के कैसे चलेगा। लेकिन पंथ निरपेक्ष हो सकता है, राज्य का अपना कोई संप्रदाय, राज्य की अपनी कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं होगी। अगर राज्य पंथ निरपेक्ष नहीं होगा तो आपको आर्टिकल 25 से 30 तक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए राज्य पंथ निरपेक्ष होगा, लेकिन राज्य धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म तो जान है और धर्म के बगैर तो संसार चल ही नहीं सकता। इसलिए उनका प्रश्न भी सही है और उनका जवाब वो स्वयं ही दे रहे हैं कि बिना धर्म के कुछ नहीं चल सकता। जी जी सर। तब अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे अधिवक्ता परिषद मध्य प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र पाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आज के शानदार उद्बोधन के लिए आभार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीके दुबे साहब ने इन 2 दिन में हम सबको जिस प्रकार से मार्गदर्शित किया है, वो पल और उनका जो वक्तव्य है, ये दोनों हमारे लिए सहेज कर रखने वाली चीज़ें हैं। भारत के संविधान के संबंध में और राष्ट्र के एकीकरण किए जाने के संबंध में जिन अनछुए पहलुओं को उन्होंने हम सबके सामने उजागर किया है और हमको एक एक चीज़ को विस्तार से जिस प्रकार से बताया है, निश्चित तौर पर वो हमारा आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते रहे। वो चीज़ें जो हमें शायद हमारी खोज के बावजूद भी नहीं मिल पाती, उनको एक साथ गागर में सागर भर करके इस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किया है डीके दुबे साहब ने, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं अधिवक्ता परिषद के क्षेत्रीय मंत्री श्री दीपेंद्र जी के प्रयासों का भी के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके प्रयासों से ये हमने अपना यूट्यूब चैनल चलाया और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, स्टडी सर्कल के माध्यम से आदरणीय डीके दुबे साहब को हम सबके समक्ष 2 दिन के लिए उनके लाइव उद्बोधन के लिए उनसे समय लिया, उनसे आग्रह किया और उन्होंने सहजता से हमें समय दिया। मैं हमारे हाईकोर्ट इकाई के अध्यक्ष विवेक जैन साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं। इस टीम में जुड़े हुए मोहित सवरे जी और हमारी अधिवक्ता परिषद की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रयासों से ये चैनल 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सका और इस पर लाइव सुनने के लिए आज हमारे सामने डीके दुबे साहब आए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अभी सोवेरिन के बारे में एक बात, संप्रभुता के बारे में एक बात कही गई और मैं अभी आपका दोपहर में डीके दुबे साहब का एक यूट्यूब पर एक वीडियो सुन रहा था। उस वीडियो में आपने यूएन चार्टर का विस्तृत उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया था कि क्या रानी के अधिकार क्षेत्र में भारत है, ऐसा ही करके एक आपका वीडियो था। उसमें आपने विस्तार से ट्रस्टीशिप को और यूएन की स्थापना को लेकर के 1945 में भारत के स्वतंत्र होने के संबंध में जो परिस्थितियां थी, जिसमें अफगानिस्तान को लेकर के रूस ने जिस प्रकार से बात की थी कि पहले भारत को आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा और उसके बाद हम अफगानिस्तान से हटने की जो बात की, वो सारी वो वीडियो में सारी चीज़ें विस्तार से हैं। आपने समय दिया, इसके लिए मैं अधिवक्ता परिषद की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।